राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के हिंदी साहित्य के तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार कविता के भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। सुमित्रा नंदन पंत प्रसाद और निराला के समान ही हिंदी के युग निर्माता कवि हैं। उनका प्रकृति प्रेम सर्वत्र प्रसिद्ध है और प्रकृति के अत्यंत प्रेमपूर्ण, सहज, सरल चित्रण करने के कारण से उन्हें प्रकृति के चितेरे के रूप में भी जाना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार में नौका विहार की तुलना जीवन के शाश्वत रूप से की गई है। जीवन रूपी नौका का विहार नित्य है। गंगा की धारा की तरह उस सृष्टि की रचना सनातन है। इसकी गति भी चिरंतन है। इस जगत की धारा के साथ जीवन का मिलन भी शाश्वत है। जैसे नीले आकाश की अद्भुत क्रीड़ाएं, चंद्रमा की चांदी से श्वेत हंसी और छोटी छोटी लहरों का विलास चिरंतन है, वैसे ही जीवन रूपी नौका विहार शाश्वत है। धारा के रूप में प्राप्त जीवन के चिरंतन प्रमाण ने आभास करा दिया है कि जन्म और मृत्यु के आर पार आत्मा अमर है। यह कभी समाप्त नहीं होगी। आइए अब हम नौका विहार कविता के बारे में पढ़ते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शय्या पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर, शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तात्पर्य है कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, चांदनी रात के समय में अत्यंत शांत वातावरण है और चांदनी अत्यंत उज्जवल और स्निग्ध यानी चिकनी प्रतीत हो रही है। इस सौंदर्य से परिपूर्ण वातावरण में अनंत आकाश जो है वह शांत धरती को अपलक निहार रहा है। इस संपूर्ण धरा को आकाश अपलक निहार रहा है, उसे देख रहा है। सेकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। आगे कवि गंगा के सौंदर्य का वर्णन करते हैं और बताते हैं कि गर्मी के कारण से जिस प्रकार कोई नारी व्यथित हो जाती है, शांत हो जाती है, अत्यंत थकान से युक्त हो जाती है, वैसे ही गर्मी के प्रभाव से गंगा का जो जल है वह अत्यंत कम हो गया है और बहुत ही शांत भाव से बह रहा है। वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई नायिका गर्मी से व्याकुल होकर शांत भाव से निश्चल होकर लेटी हुई है, विश्राम कर रही है। यहाँ पर गंगा का मानवीकरण किया गया है। गंगा नदी के जो किनारे हैं वो चांदनी के प्रभाव से दूध की तरह से श्वेत दिखाई पड़ रहे हैं और वहां पर तनवंगी यानी अत्यंत कृशकाय, अत्यंत कोमलांगी गंगा जो है वह गर्मी के प्रभाव से व्यथित होकर, व्याकुल होकर लेटी हुई है शांत भाव से, और वह चंचल नहीं है, निश्चल है, अत्यंत शांत भाव से लेटी हुई है।
तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। कवि कहते हैं कि यह गंगा जो है वह तापस बाला की तरह से है। तापस बाला कहने के पीछे एक अन्य कारण यह भी है कि जानकी महर्षि जहनु की पुत्री के रूप में जानी जाती है और इसका नाम जाह्नवी भी है। तो इसीलिए गंगा को तापस बाला, तपस्वी की बाला के रूप में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से तपस्वी की संतान जो है वह अत्यंत निर्मल होती है, उसी प्रकार से गंगा भी अत्यंत निर्मल स्वरूप में विद्यमान है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल, शशि मुख से दीपित, आकाश में चमक रहा चांद, उसकी जो परछाई है वह गंगा के जल में दिखती है और उस समय वह चांद जो है वो गंगा के मुख के रूप में प्रतीत हो रहा है और ऐसे दिखाई पड़ता है कि गंगा ने लहरों रूपी हाथों से अपने मुख को ढक रखा है और चेहरे की जो कांति, जो सौंदर्य, जो दीप्ति है, उससे उसके कोमल हाथ भी सौंदर्य से, प्रकाश से युक्त हो गए हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, गंगा की जो लहरें हैं वह ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि नायिका के हृदय पर केश राशि उसकी हो, उसके कोमल स्निग्ध जो केश हैं वो खुले हुए हैं, वो ऐसे प्रतीत उसकी लहरें हो रही है। घोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। पंत कहते हैं कि जिस प्रकार से नायिका के सुंदर अंगों पर, उसके देह पर, उसके अत्यंत सुंदर उसका आंचल जिस तरह से लहराता है, वैसे ही गंगा नदी के तन पर जो लहरों का आंचल है वो लहरा रहा है और उन लहरों में जो आकाश की जो छाया पड़ रही है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा रूपी नायिका ने नीलांबर, नीले रंग का अंबर, जो नीले रंग का जो वस्त्र है वो धारण कर रखा है, जो कि तारे रूपी सुंदर कढ़ाई से या उसके नगीनों से, सौंदर्य से वो युक्त आंचल उसका हो रखा है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। लहरों में उठती हुई जो गोलाकार रूप है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि नायिका की साड़ी पर, रेशमी साड़ी पर सिलवटें आ गई हो, वैसे ही उसकी लहरों के कारण से, में लहरों का जो प्रभाव है उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पालें चढ़ी उठा लंगर। कवि कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात के प्रथम प्रहर में जो कवि हैं वो नौका पर, नौका लेकर चल पड़ते हैं, नौका विहार के लिए चल पड़ते हैं और उस समय का जो वातावरण है उसका सौंदर्य किस रूप में दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता जैसा कि पूर्व में बताया कि मिट्टी, गंगा नदी के किनारे की जो मिट्टी है वो चांदनी के प्रभाव से श्वेत दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पर पूर्व में जहाँ उसको श्वेत शैया के रूप में कवि ने बताने का प्रयास किया, वहाँ अब वो उसे श्वेत रंग की सीपी के रूप में बता रहे हैं कि जिस प्रकार सीप में मोती होने पर उस मोती की कांति दिखाई पड़ती है, वैसे ही चांदनी के प्रभाव के स्वरूप गंगा के किनारे सीपी की तरह से दिखाई पड़ रहे हैं और चांद की ज्योत्सना के कारण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो मोती की ज्योत्सना है। और इस अवधि में या इस सौंदर्यपूर्ण वातावरण में जो नाव है उसकी पालें चढ़ गई है, उनके लंगर उठा लिए गए हैं और नौकायान के लिए
कवि निकल पड़े हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। पूर्व में जहाँ जो प्रकृति के जो उपकरण है उनका सौंदर्य वर्णन किया जा रहा था, उनका मानवीकरण किया जा रहा था, यहाँ पर कवि नाव का मानवीकरण कर रहे हैं, उसको हंसनी के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो नाव है वो मृदु मंद मंद अत्यंत मन को मोहित कर लेने वाली गति में, धीमी धीमी गति में, जो लघु तरणी है, जो छोटी छोटी नौका है, वो अब लहरों पर चल पड़ी है और उसका नाव का तैरना, उसका पार होना ऐसा प्रतीत हो रहा है हंसिनी सी सुंदर। वो जो नौका है वो हंसनी की तरह से सुंदर प्रतीत हो रही है। उन नौकाओं के जो पाल खुले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हंसिनी अपने पंखों को खोलकर उस जल में क्रीड़ा कर रही है। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। कवि कहते हैं कि जल राशि जो है वो अत्यंत शांत है। शांत जल ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पवित्र साफ स्वच्छ दर्पण है, आईना है। जिस प्रकार से आईने में देखने पर कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, उस निश्चल जल में आज सारा जो वातावरण है वो सहज और स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। पुलिन का अर्थ है जो किनारे हैं, तो नदी के जो किनारे हैं, जो ऊंचे हिस्सा है, उसकी छाया जब जल में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है क्षण भर को कि मानो वो दुगने ऊंचे हो गए हो। जैसा कि हम जानते हैं कि जल में छाया पड़ती है तो वह उसका आकार उसी रूप में होता है, तो जल में पड़ती हुई छाया और उसका वास्तविक रूप दोनों मिलकर जो वास्तविक रूप में जो किनारों की ऊंचाई है उसको दुगना होने का आभास करवा रहे हैं। काला काकर का राजभवन सोया, जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सगन। कवि कहते हैं कि काला काकर, जहाँ पर कि कवि अपने मित्र से मिलने गए थे, वो जो राजभवन है वो उस नदी की छाया में, गंगा नदी के जल में उसकी जो छाया है वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि वह राजभवन निश्चिंत होकर उस जल राशि में सो गया है और उसकी नेत्रों पर वैभव स्वप्न सगन, अतीत का जो वैभव है उसके स्वप्न उसकी आंखों में तैर रहे हैं और उन स्वप्नों में खोया हुआ निश्चिंत होकर वह राजभवन सो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। कवि कहते हैं कि नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। स्वाभाविक सी बात है कि जब नदी में नौका आगे बढ़ती है तो उसके आगे बढ़ने के साथ ही जो जल है वह हिलोरे लेता है और उस समय आकाश की जो छाया जल में पड़ रही है तो उसे देख वह हिलने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण आकाश का जो ओर छोर है वह हिल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। कवि कहते हैं कि आकाश में विद्यमान जो तारे हैं उनकी छाया जल में इस प्रकार से प्रतीत होती है मानो अपने नेत्रों को खोलकर, विस्फारित करके मतलब बड़े बड़े नेत्रों को उन्होंने खोल लिया है, अच्छे से खोल लिया है और फिर वो उस गंगा नदी के जल में
कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ खोजने का प्रयास वो कर रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, वो आकाश में विद्यमान है, वहां पर प्रकाशमान है, लेकिन उनके नेत्र जो है वो कहीं ना कहीं गंगा नदी की लहरों में कुछ ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल। कितना सुंदर चित्रण है कि कवि बताते हैं कि जिनके लघु दीपों को चंचल, आकाश की में दीप्त जो तारे हैं उनकी छाया जब जल में पड़ती है तो वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे गंगा नदी में छोटे छोटे दीप जो है वो प्रवाहित कर दिए जाने पर कितने सुंदर प्रतीत होते हैं, वो वैसे ही सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। और गंगा नदी क्या कर रही है? अंचल की ओट किए अविरल। गंगा जो है, क्योंकि मानवीकरण किया गया है, तो गंगा नदी जो है वह अपने आंचल की ओट में अपने लहरों के माध्यम से उन लघु दीपों को, तारे रूपी जो दीप जिनकी परछाई यहाँ पड़ रही है, जैसे उनको अपने आंचल की ओट में ले रही हो और जिसके कारण से वो लुक्का छिपी से करते हुए प्रतीत होते हैं, उस तरह का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परिसी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल। अब साथ ही अनेक हजारों हजार तारों में शुक्र जो है वह तारा अपनी अलग छवि के साथ झिलमिला रहा है और उसकी जो छाया है वो कैसी प्रतीत होती है? जैसे पैरती परिसी जल में कल, जैसे कि जल में कोई सुंदर परी जो है वह तैर रही हो, वह जल क्रीड़ाएं कर रही हो और जल क्रीड़ा करते 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 रुपहरे कचों में हो ओझल। कभी वह तारा दिखाई पड़ता है, कभी लहरों के प्रभाव से छुप सा जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गंगा नदी के केश राशि में वह सुंदर जो परी है वह कभी दिखाई पड़ती है और कभी ओझल हो जाती है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शशि निज तिर्यक मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि लहरों के घूंघट से झुक झुक। अब कवि ने जो दशमी का ये कहीं ना कहीं ये साक्ष्य होता है कि जिस रात्रि में कवि नौका विहार कर रहे थे वह जो शुक्ल पक्ष की दशमी है और उस समय चांद जो है वो अपने अच्छे बड़े आकार में विद्यमान है और वह कैसा प्रतीत हो रहा है? सुंदर जो उस मुख है उसका वो तिर्यक है, थोड़ा तिरछा, थोड़ा टेढ़ा मुंह उसको दिखाया है और उस रूप में उसको बताया मुग्धा की तरह से। मुग्धा जो है वो एक नायिका का भेद होता है जो कि नवोढ़ा बालिका होती है, मतलब नई युवती के रूप में जो विकसित हो रही हो और वो अत्यंत ही लज्जा से युक्त होने के कारण से खुलकर समक्ष नहीं आती। लज्जा से परिपूर्ण जिस प्रकार से नवोढ़ा नायिका रहती है, वैसे ही यह दशमी का जो चांद है वह अपने मुख को लहरों के घूंघट से झुककर कभी दिखाता है तो कभी रुक सा जाता है। आज की कक्षा में इतना ही लेंगे, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।